हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर एसए1 एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम होने वाला है कल, यानी कि आप लोग का 4 अक्टूबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आर्ट साइंस दोनों स्टूडेंट के लिए ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों का डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा। और मैं आपको बता दूं कि 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि 40 नंबर का ही रहेगा, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और आपको 1 घंटे यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं। और यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है। हाँ, और क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली मैच करेगा, क्वेश्चन नंबर नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब पहले क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिख रहा होगा, इसको पढ़ना है, फिर 1 से 4 तक का उत्तर देना है। तो देखिए मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ, आप इस वीडियो को स्टॉप करके अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। परिवार समाज की पहली इकाई है, जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर गद्यांश पढ़ लिया। अब इस गद्यांश के आधार पर 1 से 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, परिवार समाज की कौन सी इकाई है। तो अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर गद्यांश में पढ़ के बताया था कि परिवार समाज की कौन सी इकाई है। तो ये है आपका पहली इकाई। कौन सा पहली इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। सेम गद्यांश ऐसे ही आएगा वहाँ पर आपको, और इसी प्रकार से पढ़ के आंसर देना होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है। तो जो परिवार द्वारा दी गई शिक्षा होता है, इससे हमारे समाज का क्या तय होता है। तो क्या तय होता है, सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा दिशा एवं दशा। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। इसके बाद देखिए आगे थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है। तो अभी तुरंत मैंने पढ़ा था कि विद्यालय अपने आप में समाज का छोटा सा रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, बच्चे बच्चियाँ अलग अलग कहाँ से आते हैं। तो अलग अलग कहाँ से आते हैं, तो अलग अलग परिवेश से आते हैं। कहाँ से, अलग अलग परिवेश से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को, जो यहाँ पर नीचे दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, साधना की राह पे चलना है कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, हर मोड़ पर कदम पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़े रहजन यहाँ, आंख झपकी तो लूटा जीवन का धन। आगे देखिए आगे क्या है कि लूटा जीवन का धन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया वह जिसने न पहचान की, चलने वाले देखना अपना चलन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पद्यांश पढ़ा। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, जो कि 5 से 8 तक है। किस राह पर चलना कठिन है। तो किस राह पर चलना कठिन है, अभी तुरंत हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, साधना की राह पर। कौन से राह पर, तो साधना की राह पर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए छठा नंबर वाला है हमारे पास क्या है, लाखों विघ्न किसे रोकेंगे। तो किसे रोकेंगे, तो साधक को रोकेंगे। किसे, साधक को। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा 7 नंबर वाला हमारे पास क्या है कि आंखें झपकने से क्या लूट जाएगा। तो अभी तुरंत मैंने पढ़ा था ऊपर, आंखें झपकने से क्या लूट जाएगा, जीवन का धन। क्या, जीवन का धन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्या है कि अपना चलन किसे देखना है। तो अपना चलन किसे देखना है, तो चलने वाले को। ठीक है, तो जो चलने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए अब है आपका यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम से सारे क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली मैच होते हैं हर साल। और
4 अक्टूबर को, यानी कि कल भी आपका डायरेक्टली मैच होगा। देखिए, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा विषय प्रधान। तो जो फीचर है आपका, ये विषय प्रधान की विधा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है, तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास कि प्रशिक्षण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि दोनों के द्वारा। इसके बाद देखिएगा 11 नंबर वाला क्या है, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है, तो समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा संपादकीय पृष्ठ में। कहाँ पे, संपादकीय पृष्ठ में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रिपोर्ट को प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपका क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं, इसी को रिपोर्टिंग बोलते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। विज्ञापन आप लोग जानते हैं, जैसे कोई साबुन का प्रचार हो गया या फिर किसी भी चीज़ का प्रचार हो गया, तो दो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, उसी को बोला जाता है विज्ञापन। तो इसमें किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसा होता है, तो व्यवहारिक होता है। कैसा, व्यवहारिक हिंदी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा 14 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, तो पत्रकारिता का विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, ये आपसे पूछा है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका जिज्ञासा। क्या होता है, जिज्ञासा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है, तो कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा जो कि कौन सा है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत, यानी कि बोल सकते हैं कंफर्टेबल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो पढ़ते हैं पद्यांश को। क्या है, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों पे बिजली फंसी अस्फंद। इसके बाद क्या है कि उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की असद श्रृंगार मुखर, तू खूली एक उच्छ्वास संग। आगे देखिएगा, आगे और भी है क्या, हाँ थोड़ा सा और है कि विश्वास स्तंभ बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पद्यांश पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 16 से 19 तक क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, यानी कि लेखक। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसके बाद देखिए उपयुक्त पंक्तियाँ गीत की किस विधा में आती है, तो ये मतलब जैसे उपयुक्त जो पंक्ति है गीत है, तो किस प्रकार का गीत था, शोक गीत था या फिर रौद्र गीत है या फिर हास्य व्यंग था या फिर स्मरण गीत था, तो ये कैसा था, ये शोक गीत था, शोक गीत। ठीक है, तो शोक में जो गीत गाया जाता है ना, वही था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा क्या है, क्या बोल रहा है, इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है। जो ऊपर पंक्ति मैंने आपको पढ़ के बताया, तो इसमें किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है, तो किसकी, तो सरोज की, सरोज। ठीक है, जो कि कवि की क्या होती है, पुत्री होती है। इसके बाद रहेगा 19 नंबर बोला, किसके स्वप्न थक से गए थे, तो किसके स्वप्न थक से गए थे, तो देवसेना के। किसके, देवसेना के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखिए, निराला किस वाद के कवि हैं, तो किस वाद के कवि है, ये है आपके छायावाद के। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, ये छायावाद के हैं। किसके, छायावाद के कवि है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी आ जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है कि घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो घनानंद प्रेम पत्र किसे लिखते हैं, तो किसे लिखते हैं, तो सुजान को। किसको लिखते हैं, सुजान को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए समोदिया का नाम क्या है, तो समोदिया का नाम मैंने आपको बताया था 1-2 बार पहले भी। तो सही आंसर क्या जाएगा, हरगोविंद नाम होता है, हरगोविंद। समोदिया क्या होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया है। समोदिया का मतलब होता है जैसे पहले के समय में ना, यहाँ पर मतलब इंटरनेट या फिर मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मतलब कन्वर्सेशन का एक मतलब मैसेज पहुंचाने का एक समोदिया होता था, जो कि आपका मैसेज लेकर के जहां आपको पहुंचाना वहां पर जाता था, तो उसी को बोला जाता है समोदिया। और इस चैप्टर में जो समोदिया होता है उसका नाम होता है हरगोविंद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास जो कि क्या है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है, तो सूरदास की झोपड़ी को किस उपन्यास से लिया गया है, तो रंगभूमि से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। हाँ, एक और आपको दिया गया है अपठित बोध, तो इसको पढ़ करके फिर आपको आंसर देना है। ठीक है,
क्या बोला कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऐसे ही आपका सेम टू सेम आएगा, इसलिए वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद से भी आप लोग यहाँ पर पढ़ के और आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैच नहीं कीजिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर आगे पीछे दाएं बाएं आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस पर नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली मैच होगा, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, कुरुपु जैसे महाकवियों एवं मनसी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। यह सत्वगुणी भाव धारा है। इन व्यक्तियों की प्राण शक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं के अधीन होकर व्यय नहीं होती, अपितु ये सत्वधर्मी स्थिर स्मृति में रहते हुए अत्यल्प साधनों से राष्ट्र की चेतना को पोषित करते हैं। इनके संकल्प और सृजन में लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना होती है और इन पर बाह्य जगत का शासन नहीं चल सकता। किसी राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था को इनकी अनुरूपता स्वीकार करनी पड़ती है। सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं, आगे क्या है देखिएगा, जब शाश्वतता का अनुपालन करती है तभी सार्थक हो पाती है। अतः समकालीन संस्कृति और क्षणिक संस्कृति यानी कि उपभोक्ता या अपसंस्कृति, ठीक है, को भी आत्मघात से बचाने के लिए शाश्वत संस्कृति का अनुसरण अपने स्तर में रहते हुए करना उचित होता है। तभी वह राष्ट्र की अभिव्यक्ति बनकर लोकगाथा हो सकती है और मंगलकारी कही जा सकती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्या है इसके आधार पर क्वेश्चन कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो क्या सहायक होते हैं? सही आंसर हमारे पास क्या जगह, सही आंसर जगह हमारे पास महाकवि एवं मनीषी चिंतक आध्यात्मिक पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3 सही बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है कि राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। तो किस बात का अनुपालन करके, तो सही आंसर क्या जगह शाश्वतता का। किसका? शाश्वतता का, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट देखिएगा क्या है, समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए। सही आंसर हमारे पास क्या जगह, सही आंसर देगा शाश्वत संस्कृति का। किसका? शाश्वत संस्कृति का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये तीनों स्ट्रीम के लिए, ठीक है। ऊपर मैंने शायद सिर्फ 2 ही स्ट्रीम बताया था, लेकिन ये तीनों स्ट्रीम के लिए है, क्योंकि कॉमर्स में भी हिंदी इलेक्टिव होता है, इसलिए तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 4th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा सात्वधर्मी। कौन? सात्वधर्मी। इसके बाद देखें, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से 8 तक का सही विकल्प चूज कीजिए। तो देखिए पढ़ते हैं इसको हम लोग जल्दी से। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव कहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। ठीक है, तो ये पढ़ लिया। अब इस पर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। इस पर देखिए पहला क्वेश्चन है, कवि में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है, क्योंकि। तो क्यों? तो सही आंसर क्या जाएगा, मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बिल्कुल सही 1। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास कि मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है। तो कौन स्नान करता है, सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा जीवन यात्रा के कारण थका जीव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद 7 नंबर बोला, सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है। तो सही आंसर क्या जाएगा, जो आत्म बलिदान देकर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो काया का पर्यायवाची शब्द सिमिलर पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास तन। काया का मतलब क्या होता है, तन। ठीक है, यानी कि बॉडी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो कि अभिव्यक्ति माध्यम से, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन 110% मैच हो गए। देखिए क्या है 9 नंबर बोला, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष। तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र सबसे पहले याद रखिएगा, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम बताए। तो आपको क्या बताना होगा, बंगाल गजट।
अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष भी बताइए। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा 1780। कितना, 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1780 ईस्वी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही। दोनों को याद रखिएगा। सिंगल क्वेश्चन भी बना सकता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट। या फिर ऐसे पूछेगा कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष, तो 1780। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा हमारे पास आगे है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल किया जाता है, सही आंसर क्या जाएगा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पंपलेट्स, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 12 नंबर बोला, उद्दंड मातरंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ। तो ये किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, तो 1826 ईस्वी से। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सफल संपादक में कौन सा गुण अपेक्षित है। तो सफल संपादक में कौन सा गुण अपेक्षित होता है, तो सही आंसर क्या जाएगा, अभिप्रेरणा भी, मेधा भी और निपुणता भी, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 14 नंबर बोला, हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रकाशन होता है। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, तो मतलब दैनिक होता है, मतलब डेली होता है, या फिर साप्ताहिक होता है, मतलब वीकली होता है, पाक्षिक होता है, मतलब कि 15 दिन में होता है, या फिर मासिक होता है, मतलब कि मंथली होता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा दैनिक होता है। आपने सुना भी होगा दैनिक हिंदुस्तान, तो उसका मतलब क्या होता है कि डेली होता है। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन कैसे होता है, तो दैनिक होता है, मतलब कि डेली होता है। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला हमारे पास क्या है कि टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई। तो टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई, तो यह मनाया गया था 1984 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा 16 नंबर वाला, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल। तो सिनेमा जगत का, यानी कि मूवी का यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, प्रमुख केंद्र स्थल पूछ रहा है, जो कि कौन सा है, ये है आपका मुंबई। कौन सा, मुंबई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd नंबर वाला सही। इसके बाद देखिए पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होता है। तो अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर बताया था, पाक्षिक का मात्रा भी होता है 15 दिन। तो 15 दिन के बाद हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 3rd सही, यानी कि 15 दिन। इसके बाद देखिए कि फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है। तो फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे फ्रीलांसिंग करना। तो फ्रीलांसर का क्या मतलब है, तो फ्रीलांसर का मतलब होता है स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, 2nd नंबर वाला सही। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए थे सब सारे के सारे कंप्लीट करा दिए, और लगभग यहाँ पर 40 क्वेश्चंस हो गए होंगे, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो जिसका कि एग्जाम आप लोग का कल होने वाला है, यानी कि 4 अक्टूबर को। तो वीडियो को कंप्लीट देखे होंगे आप लोग, और नहीं देखेंगे तो कंप्लीट ही देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर है, बट क्वेश्चन डायरेक्टली मैच होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।